अब सेक्शन नंबर 302 पे हम आते हैं। ये बात करता है स्नैचिंग के बारे में। अब आजकल के ज़माने में आप देख रहे हो स्नैचिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। बहुत सारे फ़ोन चोरी होते हैं, बहुत ज़्यादा जो ज्वेलरी होती है लोगों की वो लोग छीन के भाग जाते हैं। तो ये प्रोविज़न नया ऐड हुआ है टू जस्ट एक्चुअली काउंटर दोज एक्ट्स। अब जो उसका क्लॉज 1 है, यहाँ पे बात करी गई है स्नैचिंग की डेफिनेशन के बारे में। अब स्नैचिंग तभी होगी जब आप चोरी कर रहे हो एक पर्टिकुलर तरीके से। यानी कि यहाँ पे लिखा है अगर आप चोरी कर रहे हो एकदम किसी बंदे की आइटम जो है उसको क्विकली आपने छीन लिया है, या फिर आपने उसको सडनली छीन लिया है, तो यहाँ पे एक सडन और क्विकनेस का एंगल आ चुका है। ओके, अगर ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है तभी हम बोलेंगे कि स्नैचिंग कमिट हो रही है। अगर सपोज एक बंदा है वो बी के घर जाके चोरी कर रहा है एंड ऐसा कुछ क्विकनेस का एंगल यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो जस्ट वहां पे जा रहा है एंड आइटम लेके वो घर के बाहर आ रहा है, यहाँ पे बी की जो प्रॉपर्टी है उसने क्विकली उसकी तरफ से स्नैच नहीं करी है। हाँ, लेकिन यहीं पे अगर बी सो रहा है एंड सोते हुए उसने गोल्ड की चेन पहनी हुई है, अब एक चोर आता है उसके घर पे एंड उससे गले से एकदम क्विकली चेन को खींच लेता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्नैचिंग कमिट हुई है। ओके, तो ये एंगल यहाँ पे हमको याद रखना है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी का ही आप स्नैचिंग कर सकते हो। ओके, अब पहले 302 में मर्डर होता था एंड अब इन्होंने ये स्नैचिंग का प्रोविजन डाल दिया है, तो एकदम जो 302 का एक हवा थी उसको उन्होंने खत्म ही कर दिया है और अब यहाँ पे सिर्फ स्नैचिंग का डाल दिया इन्होंने। अब जो क्लॉज 2 है इसमें आप देख रहे हो कि मैक्सिमम 3 इयर्स तक की पनिशमेंट स्नैचिंग के लिए गिवन है। ओके, अब सेक्शन नंबर 303 में हम आते हैं। ये बात करते हैं थेफ्ट इन स्पेसिफिक सिचुएशंस के बारे में। इसका आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट 7 इयर्स की है। तो अगर ये टाइप ऑफ थेफ्ट कमिट हो रहे हैं तो आपको ज्यादा सजा मिलेगी, 7 साल तक की मैक्सिमम सजा आपको यहाँ पे मिल सकती है। इसमें लिखा क्या हुआ है कि अगर आप ए पार्ट इसका बोलते हैं कि अगर आप एक बिल्डिंग, टेंट या लोगों के रहने की जगह से थेफ्ट कमिट कर रहे हो तो आपको 303 में पनिशमेंट मिलेगी। ओके, तो यानी घर वगैरह से चोरी हो रही है वो यहां कवर होगी। 20 का बोलता है कि अगर आप किसी की मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चोरी कर रहे हो, सपोज गाड़ी चोरी कर रहे हो, बस चोरी कर रहे हो, तो यहाँ पे जो बी पार्ट है वहां आपको सजा होगी। सी इसका बोलता है कि अगर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी सपोज एक बस है, बस के अंदर आपने कोई चोरी करी है, बस के अंदर आपने किसी पैसेंजर का पर्स मार लिया, यहाँ पे सी में आपकी पोजीशन, आपकी पनिशमेंट सॉरी मिल सकती है। डी इसका बोलता है कि अगर आप एक मंदिर में आइडल को चोरी करते हो, सपोज मूर्ति रखी मंदिर में, उसको आप चोरी कर रहे हो तो भी आपको 303 में पनिशमेंट मिलेगी। एंड इसका ई बोलता है कि अगर आप गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी को चोरी कर रहे हो तो वहां पे भी आपको 303 में पनिशमेंट मिलेगी। ओके, सपोज एक सड़क बन रही है और उसको गवर्नमेंट ही बनवा रही है और बहुत सारा सीमेंट उसने लाके रखा हुआ है, जो मजदूर है उन्होंने बहुत सारा सीमेंट लाके रखा हुआ है सड़क के ऊपर। अब एक बंदा आता है और वो सीमेंट लेके वो भाग जाता है। टेक्निकली जो सीमेंट खरीदा है वो सरकार के पैसों से तो खरीदा गया है एंड यहाँ पे जो ये पर्सन सीमेंट को चोरी कर रहा है उसको 303 में पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 304 पे आते हैं हम। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक क्लर्क या फिर सर्वेंट जो है वो थेफ्ट कमिट करता है अपने मास्टर या एम्प्लॉयर का, ओके, तो 304 में उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। एंड यहाँ पे भी मैक्सिमम 7 इयर्स के पनिशमेंट में गिवन है। अब 305 पे हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर आप थेफ्ट कमिट कर रहे हो एंड साथ साथ आपने जो बंदे की आप थेफ्ट कमिट कर रहे हो उसकी मर्डर करने का भी आपने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, या फिर आपने उसको हर्ट कॉज करने का भी पूरी प्रिपरेशन करके रखी हुई है, ओके, या फिर आपने ऐसी प्रिपरेशन करके रखी हुई है कि अगर वो बंदा रेजिस्ट करेगा, अगर वो थेफ्ट कमिट होने नहीं देगा तो उसको हम रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर देंगे।
ओके, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको सेक्शन नंबर 305 में पनिशमेंट मिल सकती है। सपोज ए जा रहा है बी के घर पे और वो चोरी कमिट करना चाहता है बी के घर से, और साथ में गन लेके गया वो एक। अब यहाँ पे बी को पता नहीं है कि ए के पास गन है, लेकिन उसने ए ने यहाँ पे सोचा था कि अगर बी मेरे ऊपर हमला करेगा या फिर बी चोरी करने से मेरे को रोकेगा तो उसको मैं इस गोली से मार दूंगा। अब यहाँ पे सिर्फ वो इस प्रिपरेशन के साथ जा रहा है, इसलिए उसकी जो पनिशमेंट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैक्सिमम 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है। ओके, वो भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। तो आप यहाँ पे उस गन को बाहर नहीं निकाल रहे हो। अगर आप वो गन बाहर निकाल के बी के सर के ऊपर रखोगे एंड उससे आप पैसे निकलवा लोगे तो यहाँ पे थेफ्ट नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा एक्सटॉर्शन। आगे जाके हम ये चीज़ देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको ये चीज़ याद रखनी है कि गन बाहर वो नहीं निकाल रहा है, सिर्फ वो प्रिपरेशन करके वहाँ पे चोरी करने के लिए जा रहा है। इसका बी इलस्ट्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो बी इलस्ट्रेशन है वो हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ए जो है वो जेड की पॉकेट मारता है, जेड की पॉकेट वो पिक करता है, और साथ में बहुत सारे बंदे उसने जेड के आसपास रखे हुए हैं। यानी कि वो जेड को डरा रहा है कि अगर तू डिजिस्ट करेगा और अपना ये पर्स मेरे को लेके जाने नहीं देगा तो ये बंदे तेरे ऊपर हमला कर देंगे। अभी बंदों ने कोई हमला करा नहीं है, सिर्फ उसके आसपास जाके वो खड़े हो गए हैं। ओके, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए ने 305 में पनिशमेंट उसको मिल सकती है एंड 305 का इसने ऑफेंस कमिट किया। अब हम आते हैं एक्सटॉर्शन के ऊपर, सेक्शन नंबर 306 इसके बारे में बात करता है। अब इसमें क्या बोला गया है कि अगर आप किसी भी पर्सन को फियर ऑफ इंजरी में डालते हो, सपोज ए बी का बोलता है कि अगर तू मेरे को हजार रुपए नहीं देगा तो मैं तेरे को मार दूंगा। यहाँ पे ए को वो धमका रहा है, सॉरी बी को वो धमका रहा है, एंड अगर बी 1000 रुपए यहाँ पे ए को दे देगा तो हम बोलेंगे कि एक्सटॉर्शन यहाँ पे कमिट हुआ है। ओके, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ए बी के सामने ये सारी बातें बोल रहा है। ए जिसको डरा रहा है ये कॉल पे भी डरा सकता है और चैटिंग करके भी उसको वो डरा सकता है, एंड बी यहाँ पे ए को फोन पे गूगल पे वो भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज आमने सामने हो फॉर एक्सटॉर्शन। रॉबरी में हम आगे जाकर देखेंगे कि आमने सामने होना जरूरी होता है, लेकिन एक्सटॉर्शन कॉल पे और मैसेजिंग में भी किया जा सकता है। जरूरी यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टी डिलीवर होनी चाहिए। अगर बी ए को प्रॉपर्टी नहीं डिलीवर करता है तो हम बोलेंगे कि एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हो रहा है। ओके, हाँ, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अटेम्प्ट ऑफ एक्सटॉर्शन हुआ है। ओके, प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई है तो एक्सटॉर्शन का हम बोलेंगे कि अटेम्प्ट हुआ है, एक्चुअल एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हुआ है। अब इसका इलस्ट्रेशन हम ए पढ़ते हैं एक बार। A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money. A Z को बोलता है कि अगर तुम मेरे को पैसे नहीं देगा तो तेरे खिलाफ मैं एक डेफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश कर दूंगा, जिससे तेरी जो रेपुटेशन है उसमें बहुत ज़्यादा खराबी आएगी। अब यहाँ पे Z जो है A को पैसे दे देता, इन दिस केस एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा है। ओके, अब इसका जो इलस्ट्रेशन है ये नया ऐड हुआ है, इसको भी हम देखते हैं। पुराने ईपीसी में चीज नहीं थी। इसमें बोला हुआ है कि ए जेड को मैसेज भेजता है और उसको बोलता है कि जो तेरा चाइल्ड है वो मेरी पोजीशन में है। तो ए जेड को बोलता है दैट योर चाइल्ड इज इन माई पोजीशन, एंड उसको बोलता है कि अगर तू मेरे को 1 लाख रुपए नहीं देगा तो तेरे बच्चे को मैं मार दूंगा। यहाँ पे जेड डर जाता है और 1 लाख रुपए वो ए को भेज देता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा है, बिकॉज पैसे भी जेड ए को दे रहा है और जेड को इंजरी का फियर भी दिया गया। अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो फियर ऑफ इंजरी है जरूरी नहीं है कि जेड को डायरेक्टली वो मिले। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जेड जो है
उसको डायरेक्टली धमकी नहीं मिल रही है। ऐसा ये नहीं बोल रहा है कि अगर तुम्हें कोई 1 लाख रुपए नहीं देगा तो मैं तेरे को मार दूंगा। यहाँ पे जेड के बच्चे को मारने की धमकी हो रही है। और यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा है। इसका जो फर्स्ट लाइन है उसको एक बार हम देखते हैं। Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to another, तो यानी जो फियर ऑफ इंजरी है डायरेक्टली उस बंदे को भी मिल सकती है, या फिर आप बोल सकते हो जो मिलिस्ट्रेशन पढ़ा है यहाँ पे कि आपके बच्चे को मैं मार दूंगा अगर आप मेरे को वैसे नहीं दोगे। दोनों जगह एक्सटॉर्शन कमिट हो सकता है। क्लॉज 2 पे हम आते हैं। यहाँ पे आपको एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट दी हुई है जो कि मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की हो सकती है। क्लॉज 3 और जो क्लॉज 4 है इसका, यहाँ पे आप देख रहे हो अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन की बात हो रही है। क्योंकि क्लॉज 2 में आप देखो लिखा हुआ है whoever commits extortion, तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन कमिट हो चुका है। लेकिन क्लॉज 3 और क्लॉज 4 में आप देखो लिखा हुआ है whoever in order to the committing of extortion, तो यहाँ पे भी एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हुआ है लेकिन अटेम्प्ट हुआ है। तो क्लॉज 3 में बोला हुआ है कि अगर अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन आप कर रहे हो और इसके चक्कर में आपने एक बंदे को फियर ऑफ इंजरी में डाल दिया, डरा दिया आपने एक बंदे को कि मैं तेरे को मार दूंगा। यहाँ पे अगर वो बंदा आपको प्रॉपर्टी नहीं देता है तो क्लॉज 3 में पनिशमेंट मैक्सिमम 2 ईयर्स तक की मिल सकती है जो बंदा एक्सटॉर्शन करने का अटेम्प्ट कर रहा है। क्लॉज 4 इसका बोलते हैं कि अगर आपने सामने वाले बंदे को डराया है कि अगर तू मेरे को 5 लाख रुपए नहीं देगा तो तेरे को मैं मार दूंगा। अब यहाँ पे उसको कोई पैसा नहीं देता, स्टिल क्लॉज 4 में अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन की उसको पनिशमेंट मिल सकती है बिकॉज वो उसको डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट के लिए डरा रहा है। यहाँ पे 7 ईयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है। अब क्लॉज 5 जो है इसका, इसमें बोला हुआ है whoever commits extortion by putting any person in fear of death or grievous hurt, यानी एक्सटॉर्शन कमिट हो चुका है और सामने वाले बंदे को आपने डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट का डराया है। यहाँ पे 10 ईयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे अटेम्प्ट एक्सटॉर्शन की बात नहीं हो रही है बल्कि डायरेक्टली एक्सटॉर्शन की बात हो रही है। 6 इसका बोलता है कि अगर आप अटेम्प्ट करते हो एक्सटॉर्शन करने का एंड यहाँ पे तरीका आपका दूसरा है। यहाँ पे आप सामने वाले को डरा रहे हो कि अगर तू मेरे को 10 लाख रुपए नहीं देगा तो तेरे ऊपर एक मैं फॉल्स केस डाल दूंगा। सपोज ए बी को बोलती है कि इफ यू डोंट पे मी 10 लाख रुपीज तो मैं आपके ऊपर रेप का फॉल्स चार्ज लगा दूंगी। यहाँ पे बी पैसे उसको नहीं देता है, स्टिल ए को यहाँ पे अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन की जो पनिशमेंट है वो मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10 ईयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट गिवन है। 7th इसका बोलता है कि अगर आप एक्सटॉर्शन कमिट कर देते हो और यहाँ पे आप एक सामने वाले बंदे को डरा रहे हो कि अगर तू मेरे को पैसे नहीं देगा तो मैं एक फॉल्स केस आपके ऊपर लगा दूंगी। यहाँ पे एक्सटॉर्शन कमिट हो चुका है तो क्लॉज 7 में सजा मिलेगी। सेम चीज के सेम फैक्ट्स में अगर एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हो पाया है, अटेम्प्ट हुआ है, तो हम देख रहे थे कि क्लॉज 6 में पनिशमेंट आपको मिलेगी। ओके, अब सेक्शन नंबर 307 पे हम आते हैं। इसका जो क्लॉज 1 है ये बोलता है कि हर रॉबरी में या तो थेफ्ट कमिट हो रहा होगा या पहले एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा होगा। यानी थेफ्ट या फिर एक्सटॉर्शन को आप रॉबरी में कन्वर्ट कर सकते हो और किसी ऑफेंस को आप रॉबरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब जिसका क्लॉज 2 है ये बोलता है कि थेफ्ट जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट कब होगा। इसमें लिखा हुआ है कि अगर थेफ्ट कमिट करने के दौरान आप किसी बंदे को मार देते हो, उसको आप हर्ट कॉज करते हो या फिर उसको आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में डाल देते हो, इस केस में थेफ्ट जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज बोली हुई है कि अगर आप एक बंदे को थेफ्ट करते टाइम फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में डालते हो, इस केस में भी आप बोल सकते हो दैट थेफ्ट हैज एक्चुअली रिजल्टेड इनटू रॉबरी। फॉर एग्जांपल ए जाता है बी के पास और उसका वो पर्स मारना चाहता है। अब बी के सर के ऊपर वो ऐसे एक गोली भी रखता है
यानी गन पॉइंट के ऊपर वो उससे ये थेफ्ट कमिट कर रहा है। तो यहाँ पे थेफ्ट जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज वी को यहाँ पे फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ मिला। ओके, अब क्लॉज 3 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है कि एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट कब होगा। वो रॉबरी में कन्वर्ट तब होगा जब आप फियर ऑफ डेथ जो है वो इंस्टेंटली दे रहे हो, यानी जब ऑफेंडर और विक्टिम आमने सामने है, तब जो है एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सटॉर्शन में हमने देखा था कि फियर ऑफ डेथ तो वहां पे भी था, फियर ऑफ कॉजिंग हर्ट तो वहां पे भी था, लेकिन वहां पे कॉल पे अगर आप थ्रेट दे रहे हो तो भी एक्सटॉर्शन कमिट हो सकता है, बट रॉबरी कॉल के ऊपर नहीं हो सकती है। रॉबरी कमिट होने के लिए फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होना चाहिए। अब इसकी एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं हम। A holds Z down and fraudulently takes Z's money and jewels from Z's cloth without Z's consent. A Z को ऐसे नीचे बिठा देता है और सारे Z के पास जो सामान था, पैसा वगैरह, वो उससे वो छीन लेता है। यहाँ पे A ने थेफ्ट तो कमिट की है, लेकिन उसने Z को यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी उसके ऊपर किया है, बिकॉज वो Z को कहीं और जाने के लिए दे नहीं रहा था, उसको वहीं पे उसने बिठा के रखा था। तो यहाँ पे थेफ्ट भी कमिट हुआ है और जेड के साथ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी कमिट हुआ है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे थेफ्ट जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज थेफ्ट के साथ साथ यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी हुआ है। ओके, क्लॉज 2 पे हम आते हैं। इसमें रॉबरी की पनिशमेंट आपको दी हुई है एंड 10 ईयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है। इसमें यह भी बोला हुआ है कि अगर रॉबरी जो है वो एक हाईवे पे कमिट हो रही है और रात के अंधेरे में ये रॉबरी हो रही है, यानी कि सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अगर हाईवे पे एक रॉबरी कमिट हो रही है तो मैक्सिमम 14 ईयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। थर्ड इसका बोलता है कि अटेम्प्ट टू रॉबरी अगर हो रही है, यानी ए बी को गन पॉइंट के ऊपर उससे पैसे मांगता है लेकिन बी देता नहीं उसको कुछ, यहाँ पे रॉबरी का अटेम्प्ट हुआ है, बिकॉज फॉर एक्चुअली कमिटल ऑफ रॉबरी ये नेसेसरी है कि प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो। हमारे वाले एग्जांपल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो यहाँ पे अटेम्प्ट ऑफ रॉबरी हो रहा है एंड इसकी पनिशमेंट 7 ईयर्स तक की मैक्सिमम हो सकती है। अब क्लॉज 4 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर रॉबरी कमिट करते टाइम आप एक्चुअली में किसी बंदे को हर्ट कॉज करते हो तो इसमें इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक की पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे फियर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ फियर से कहीं आगे वो बढ़ गया है एंड एक्चुअली में उसको हर्ट कॉज किए है, विक्टिम को हर्ट कॉज किए है हमारे इस एग्जांपल में, तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की उसको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 308 पे हम आते हैं। इसमें एक सिंपल सी बात बोली भी है कि अगर एक रॉबरी को 5 या फिर 5 से ज्यादा लोग मिलके कमिट करते हैं तो वो डकैती हो जाएगा। ओके, तो हमको बस ये चीज याद रखनी है यहाँ पे दैट if 5 or more than 5 people commit robbery, then in that case it will actually become डकैती। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि जरूरी नहीं है कि हर बंदे ने रॉबरी में एक एक्टिव रोल निभाया है। सपोज ए बी सी डी एंड ई है, ये बैंक को लूटने जाते हैं और यहाँ पे होता क्या है कि ए बी सी बैंक के अंदर जाते हैं और डी और ई बैंक के बाहर खड़े रहते हैं देखने के लिए कि कोई अंदर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे डी और ई का कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं हो रहा है, सिर्फ वो नजर रख रहे हैं बाहर खड़े होके। स्टिल ए बी सी डी और ई पांचों को यहाँ पे सिमिलर सजा मिलेगी डकैती की। ओके, अब क्लॉज 1 में डकैती भी हो रही है और अटेम्प्ट टू डकैती भी हो रही है, दोनों की बात यहाँ पे करी गई है। ओके, क्लॉज 2 पे हम आते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि डकैती की पनिशमेंट हमको दी हुई है जो कि मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है। थर्ड क्लॉज जो है इसमें बोला हुआ है कि अगर डकैती करते टाइम मर्डर हो जाता है, यानी जो ए बी सी डी और ई का हमने एग्जांपल देखा था कि बैंक में जाके वो लूट रहे हैं, अगर उस दौरान किसी भी पर्सन ने मर्डर कॉज कर दिया
तो पांचों को क्लॉज 3 में आप पनिशमेंट दे सकते हो, जो कि मैक्सिमम डेथ पेनल्टी यहां पे गिवन है। क्लॉज 4 पे हम आते हैं। इसमें डकैती की प्रिपरेशन करना भी ऑफेंस बोला गया है, यानी आप हथियार वगैरह इकट्ठे करते हो डकैती को करने के लिए, तो इस चीज की पनिशमेंट क्लॉज 4 में हमको गिवन है। अब क्लॉज 5 पे हम आते हैं। इसमें इंटेंशन की बात करी गई है, यानी अगर 5 लोग एक जगह पे असेंबल हो जाते हैं डकैती करने के लिए, अभी उन्होंने एक्चुअली में करी नहीं है डकैती, सिर्फ वो वहां पे आके असेंबल हो चुके हैं, तो उनकी इंटेंशन है इसको काम को डकैती को करने के लिए, तो इस चीज की भी पनिशमेंट हमको क्लॉज 5 में गिवन है। तो ये एक सिंगल ऑफेंस है जहां पे प्रिपरेशन भी एक ऑफेंस है, सिर्फ असेंबल होना भी एक ऑफेंस है, एंड एक्चुअली अगर आप डकैती कर रहे हो या उसका अटेम्प्ट कर रहे हो, वो तो ऑफेंस है ही है। तो चारों स्टेजेस, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन, चारों यहाँ पे ऑफेंस डकैती में गिवन। अब ऐसा और कोई ऑफेंस हमको इस न्यू आईपीसी में मिलेगा नहीं जहां पे चारों स्टेजेस पनिशेबल है। ओके, अब जो क्लॉज 6 है इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक ऐसी गैंग के साथ एसोसिएटेड हो जो रेगुलर बेसिस पे डकैती करती है, ओके, उनका काम ही ये है डकैती करना, तो सिर्फ इस गैंग का मेंबर बनने की पनिशमेंट भी क्लॉज 6 में हमको गिवन है। मैक्सिमम 10 ईयर्स यहाँ पे मिल सकती है आपको पनिशमेंट। अब सेक्शन नंबर 309 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर रॉबरी या फिर डकैती करते टाइम आप एक डेडली वेपन लेके जाते हो और उस वेपन से किसी बंदे को आप ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देते हो या फिर उसकी डेथ कॉज करने का अटेम्प्ट करते हो, इस केस में 309 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम 7 ईयर्स की पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। 310 इसका बोलता है कि अगर आप रॉबरी या फिर डकैती करने का अटेम्प्ट करते हो एक डेडली वेपन के साथ, यानी अभी जो ये रॉबरी है ये एक्चुअली में कमिट नहीं हो पाई है, उनको प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, लेकिन उसको करने का अटेम्प्ट हुआ है, यहाँ पे 310 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम 7 ईयर्स की पनिशमेंट आपको मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 311 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक गैंग ऑफ रॉबरी को बिलोंग करते हो, यानी आप एक ऐसी गैंग को बिलोंग करते हो जो कि रेगुलर बेसिस पे थेफ्ट और रॉबरी करती है, दोनों चीजों के बारे में बात करी गई है। ओके, इन दिस केस 311 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब गैंग ऑफ डकैती वाला तो हमने प्रोविजन ऊपर पढ़ा ही है, यहाँ पे सिर्फ गैंग ऑफ थेफ्ट और रॉबरी की बात हो रही है। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 312 के ऊपर। यहां बात करी गई है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। यहां पे बोला हुआ है whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment। यहां पे आप देख रहे हो कि जो 312 है वो सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब एक मूवेबल प्रॉपर्टी का मिसएप्रोप्रिएशन हो रखा है। यहां पे आप देख रहे हो दो शब्दों का यूज किया गया है, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सपोज ये सड़क पे जा रहा है एंड उसको एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई मिल गई, यहाँ पे वो कोई पता लगाने की कोशिश नहीं करता कि प्रॉपर्टी किसकी है, उठाता है और अपने घर पे वो लाके रख लेता है। ओके, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कन्वर्जन हो रहा है, बिकॉज ए जो है उसकी यही इंटेंशन है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखेगा। ओके, बट अगर ए जो है ऐसा सोचता है कि 20 दिन तक इस प्रॉपर्टी को अपने पास में रखूंगा, उसके बाद मैं इसको ढूंढने की कोशिश करूंगा कि इसका ओनर कौन है, प्रॉपर्टी को उठाता है और अपने घर जाके रख लेता है। यहाँ पे वो 20 दिन तक प्रॉपर्टी अपने पास रखता है एंड उसके बाद ओनर को वो ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ पे वी कैन से कि उसने प्रॉपर्टी जो है डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट करी है। ओके, बिकॉज पहले 20 दिन जो है वहां पे उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी और उसने ओनर को ढूंढने का कोई ट्राई नहीं किया। ओके, तो ये डिफरेंस आप समझ सकते हो। कन्वर्जन में लॉन्ग टर्म के लिए आप एक प्रॉपर्टी रख रहे हो एंड अगर आप
उसको मिस एप्रोप्रिएट कर रहे हो तो एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसे अपने पास रख रहे हो। ओके, लेकिन जो इंटेंशन थी दोनों जगह पे डिसऑनेस्टी थी। अब इसके हम इलस्ट्रेशंस पे आते हैं। ए इसका बोलता है कि ए जाता है जेड के घर पे और वो सोचता है कि जो जेड के घर में प्रॉपर्टी पड़ी है ये तो मेरी है, एंड उस प्रॉपर्टी को उठाता है और अपने घर जाके वो रख लेता है। यहाँ पे ए ने थेफ्ट कमिट नहीं किया है, ओके, लेकिन आगे जाके ए को पता लगता है कि एक्चुअली में प्रॉपर्टी जेड की ही है, ये मेरी नहीं है। इसके बाद भी वो ये प्रॉपर्टी अपने पास ही रखता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस मोमेंट से उसने जो प्रॉपर्टी है वो मिस एप्रोप्रिएट कर ली है, यानी जिस मोमेंट से डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ जाती है वहीं से हम बोलेंगे कि ऑफेंस 312 का कमिट हो रहा है। यहाँ पे शुरू में जो उसकी इंटेंशन थी वो गलत नहीं थी, उसको लग रहा था कि उसकी ही प्रॉपर्टी है इसलिए वो घर पे उसको लेके गया था। ओके, बी पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि ए जो है वो जेड की जो बुक है उसको वो लेके आता है अपने घर पे फॉर द पर्पसेस ऑफ रीडिंग। ओके, अब जेड और ये दोस्त होते हैं और इसलिए जेड की कंसेंट के बगैर जेड की कंसेंट के बगैर ये उसकी बुक अपने घर पे लेके आ जाता है। ओके, यहाँ पे कोई थेफ्ट कमिट उसने नहीं की है, बिकॉज हम समझ सकते हैं कि एक इम्प्लाइड कंसेंट यहाँ पे क्या पता जेड का ए को था, लेकिन आगे जाके इस बुक को बेच देता है। जैसे ही उसने ये पर्टिकुलर काम किया, जैसे ही इसने इस बुक को बेचा, यहाँ से उसकी इंटेंशन खराब हो गई एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं कि उसने जो प्रॉपर्टी है उसको मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। ओके, अब जो उसकी सी इलस्ट्रेशन है इसमें बोला हुआ है कि ए और बी जो हैं वो जॉइंटली एक घोड़े को ओन करते थे, यानी जॉइंट मालिक थे वो एक घोड़े के। अब ए और बी दोनों को परमिशन थी उस घोड़े को कभी भी वो यूज कर लें। अब एक बार जो घोड़ा था वो बी के पोजीशन में था, ए जाता है और उस हॉर्स को लेके वो आ जाता है। अब यहाँ पे उसने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन आगे जाके ए इस हॉर्स को बेच देते हैं विदाउट एक्चुअली कंसल्टिंग बी। यहाँ पे जैसे उसने बेचने का काम किया वहां हम बोल सकते हैं कि उसने सेक्शन नंबर 312 के अंदर ऑफेंस कमिट कर दिया। ओके, अब जिसकी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ बोला हुआ है कि अगर आप थोड़े से टाइम के लिए भी एक प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट करते हो तो भी आप इस सेक्शन में जो है ऑफेंस कमिट कर रहे हो। सपोज ए क्या करता है, वो जा रहा होता सड़क पे एंड उसको एक घड़ी पड़ी भी मिल जाती है, उसको वो उठाता है एंड सोचता है कि 20 दिन तक मैं इसको एंजॉय करूंगा, उसके बाद मैं इसके ओनर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो है ए ने 20 दिन तक प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट की है, उस चीज की पनिशमेंट उसको 312 में मिल सकती है। यहाँ पे इवन तो उसने सोचा था कि 20 दिन के बाद मैं जो ओनर है उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा, स्टिल इनिशियली तो उसकी इंटेंशन गलत ही थी, तो इसलिए उसको पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। अब इसकी सेकेंड एक्सप्लेनेशन जो है इसमें बोला हुआ है कि अगर सपोज एक पर्सन है ए, उसको एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई मिलती है, उसको वो उठा लेता है एंड अपने घर पे वो लेके जाता है, लेकिन उसकी इंटेंशन ये थी कि इस प्रॉपर्टी का मैं अच्छे से ध्यान रख लूंगा अपने घर पे। यहाँ पे आप ए को पनिश नहीं करोगे बिकॉज उसकी जो इंटेंशन है वो गलत नहीं थी, लेकिन आगे जाके अगर वो उस प्रॉपर्टी को खुद यूज करने लग जाता है और वो ओनर को ढूंढने की कोई कोशिश करता ही नहीं है। ओके, इस केस में उसको आप पनिश कर सकते हो। ओके, तो आपको रीजनेबल तरीके एम्प्लॉय करने पड़ेंगे ओनर को ढूंढने के लिए। या तो आप जाओ पुलिस के पास प्रॉपर्टी लेके एंड पुलिस को आप बोलो कि प्रॉपर्टी मेरे को पड़ी हुई मिली है, इसका क्या करना है। ओके, तो यहाँ बोल सकते हैं कि उसने ओनर को ढूंढने की कोशिश करी है, लेकिन अगर कोई तरीका उसने अपनाया ही नहीं है ओनर को ढूंढने के लिए तो हम उसको यहाँ पे बेनिफिट नहीं देंगे एंड सेक्शन नंबर 312 में उसको हम पनिश करेंगे। इसमें लिखा हुआ एक और चीज कि जो आपको ढूंढने की कोशिश है ये रीजनेबल टाइम तक करनी चाहिए। अब रीजनेबल टाइम क्या है, ये डिफरेंट केसेस में
डिफरेंट होगा। सपोज आपने 20 दिन तक जो ओनर है उनको ढूंढने की कोशिश करी, कुछ कुछ केसेस में ये 20 दिन सफिशिएंट होंगे, एंड अभी भी आपको अगर ओनर नहीं मिलता है तो उस प्रॉपर्टी को आप जो है यूज कर सकते हो। अब इसके हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं, कोई भी एक उठा के हम देख लेते हैं। सपोज डी देखते हैं इसकी, ए सी जेड ड्रॉप हिज पर्स विद मनी इन इट। ए पिक्स अप द पर्स विद द इंटेंशन ऑफ रिस्टोरिंग इट टू जेड, बट आफ्टरवर्ड्स एप्रोप्रिएट्स इट टू हिज ओन यूज। यहाँ पे ए ने देखा है कि जेड का पर्स नीचे गिर रहा है, एंड उसकी इंटेंशन यही होती है कि जो पर्स है जेड को वापस कर दे, लेकिन आगे जाके वो वापस नहीं करता एंड खुद वो यूज करने लग जाता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए ने उस ऑफेंस में, इस सेक्शन में एक ऑफेंस कमिट किया, ओके, क्योंकि यहाँ पे उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। तो ऐसे ही बेसिक से थोड़े एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे एक बार रीड कर लेना। अब सेक्शन नंबर 313 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक डेड पर्सन है, आप उस डेड पर्सन की बॉडी में से चीज़ों को उठा के लेके जाते हो, तो आप चोरी नहीं कर रहे हो, बट आप डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन कर रहे हो। एंड सेक्शन नंबर 313 में आपको इसकी पनिशमेंट मिल सकती है। तो प्रिलिम्स में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर डेड पर्सन की बॉडी से आप उठा रहे हो तो चोरी नहीं होगी, थेफ्ट नहीं होगा, वो होगा डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन, पनिशेबल अंडर सेक्शन 313। ओके।